नमस्कार। आप सभी का एनसीईआरटी बायोलॉजी ऑडिबल्स में बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष मीणा और शुरू करते हैं हमारी सीरीज जहां मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी को बड़े ही सिंपल और सरल भाषा में और उन्हीं शब्दों में एक ऑडियो के माध्यम से समझाता हूं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि नीट की तैयारी में एनसीईआरटी का एक अलग ही महत्व है। नीट की तैयारी में एनसीईआरटी को जितने बार पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन अक्सर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं। तो इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने एनसीईआरटी की एक ऑडियो सीरीज तैयार की है जहां हर एक चैप्टर को आप उसी रूप में, उन्हीं शब्दों में, ना कुछ ऐड किए ना कुछ डिलीट किए बिना कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं बायोमोलिक्यूल्स पर। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। तो भैया, बायोमोलिक्यूल शुरू करने से पहले बता दूं कि एक ऑडियो सीरीज है, तो आप फ़ोन की स्क्रीन की तरफ ना देखें, अपनी आंखों को रेस्ट दें। हो सके तो ईयरफोन ज़रूर लगा लें एंड यू आर गुड टू गो। तो जी शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जी, हमारी धरती पर अनेक तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। अब जो सवाल हमारे दिल में उठता है वो ये है कि क्या सभी एक ही तरह के केमिकल से बने हुए हैं, अर्थात क्या एक ही तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड से बने हैं। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। अब अगर इसी तरह की एलिमेंटल एनालिसिस हम प्लांट टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यूज या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पर करें तो हमें उनमें एलिमेंट्स की एक लिस्ट मिलेगी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं। और अगर इसी एनालिसिस को हम अर्थ के क्रस्ट पर करें, अर्थात नॉन लिविंग मैटर पर करें, तो यहाँ भी हमें एलिमेंट्स की एक लिस्ट मिलेगी और ये लिस्ट पहली लिस्ट से मिलती जुलती होगी। और अगर अब ये सवाल पूछा जाए कि दोनों लिस्ट में अंतर क्या है, तो सटीक तरीके से दोनों लिस्ट में कोई अंतर नहीं है। जो भी एलिमेंट्स अर्थ के सैंपल क्रस्ट में प्रेजेंट हैं, वो सारे एलिमेंट्स सैंपल टिश्यू में भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर गौर से देखें तो हम जानेंगे कि कार्बन या हाइड्रोजन की रिलेटिव अबंडेंस और एलिमेंट्स की रेस्पेक्ट में अर्थ के मुकाबले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अधिक होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो भैया, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होने के बाद हमारे दिल में एक सवाल उठता है कि भैया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, इसका पता कैसे करें। तो ये पता करने के लिए हमें केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। हमें एक लिविंग टिश्यू लेना होगा और उसे ग्राइंड करना होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। ऐसा करने से हमें एक थिक स्लरी मिलेगी, जिसे अगर हम एक चीज़ क्लॉथ या कॉटन की मदद से स्ट्रेन करें तो दो फ्रैक्शंस मिलेंगे। पहला, जिसे हम फिल्ट्रेट कह सकते हैं या ज़्यादा टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल, और दूसरा रिटेंटेट, जिसे हम एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कह सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट को एसिड सॉल्युबल पूल में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। हायर क्लासेस में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक लिविंग टिश्यू का केमिकल एनालिसिस किया जाता है और किस प्रकार उसमें मौजूद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाया जाता है। यहाँ इतना कहना काफ़ी रहेगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उपस्थिति पता करने के लिए सबसे पहले उसे और कंपाउंड के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर बहुत सारी टेक्निक से उसे और कंपाउंड से अलग किया जाता है। और अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो सबसे पहले आइसोलेट करते हैं और फिर प्यूरिफाई, और इन सब के बाद उस कंपाउंड पर हम लगाते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स, जिससे हमें उस कंपाउंड का एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर पता चलता है और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं उन सभी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, और ये हमें कैसे पता? इसे समझने के लिए हम एक हल्का सा अलग
और थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना होगा। हमें लिविंग टिश्यू का, जैसे कि एक लिवर या फिर एक लीफ का एक टुकड़ा लेना होगा और उसका वज़न करना होगा। इस वज़न को हम वेट वेट कहते हैं। इसके बाद हमें इन्हें सुखाना होगा और इनका जब सारा पानी निकल जाएगा या पानी एवापरेट हो जाएगा तो हमें इनका दोबारा वज़न करना होगा और इस वज़न को हम ड्राई वेट कहते हैं। और अब अगर इस लिविंग टिश्यू को हम पूरी तरीके से जला दें तो सारे कार्बन कंपाउंड्स गैसियस स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जैसे कि CO2 और वाटर वेपर में, और बचेगी तो केवल राख, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगर एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ भी हमें कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे सल्फेट्स, फॉस्फेट्स आदि। तो इस प्रकार एलिमेंटल एनालिसिस से हमें एक लिविंग टिश्यू में मौजूद तरह तरह के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के बारे में। और कंपाउंड एनालिसिस से हमें उस लिविंग टिश्यू के अंदर मौजूद तरह तरह के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता चलता है। अगर केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन कंपाउंड्स में से हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं, जैसे अल्डिहाइड्स, कीटोन्स या अरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्हें अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिस या फैटी एसिड्स में क्लासीफाई करना होगा। अब अगर बात अमाइनो एसिड्स की करें तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हैं, अल्फा कार्बन पर। इस कारण इन्हें अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं। यहाँ 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं जो चारों वैलेंसी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये हैं हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप जिसे डेसिग्नेट किया जाता है R से। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस R ग्रुप बहुत सारी अमाइनो एसिड्स पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से जो प्रोटीन्स में पाई जाती हैं वो केवल 20 हैं। और इन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स में R ग्रुप हो सकता है हाइड्रोजन, और ऐसे में अमाइनो एसिड होगी ग्लिसाइन, या R ग्रुप हो सकता है एक मिथाइल ग्रुप और अमाइनो एसिड होगी एलेनाइन, या R ग्रुप हो सकता है हाइड्रोक्सी मिथाइल और ऐसे में अमाइनो एसिड सीराइन कही जाएगी। अब आपको एक और बात बता दूं कि एक अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं उसके अमाइनो, कार्बोक्सिल और R फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स हमारे पास एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। अगर एसिडिक की बात करें तो इसका उदाहरण है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक की बात करें तो इसका उदाहरण है लाइसीन, और न्यूट्रल का एग्जाम्पल है वलाइन। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी हैं, जिसके कुछ उदाहरण हैं टायरोसिन, फेनिलैलेनिन और ट्रिप्टोफान। अगर अमाइनो एसिड्स की एक और ख़ास प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो है उनमें प्रेजेंट NH2 और COOH ग्रुप्स का आयोनाइजेबल नेचर, जिसके कारण अलग अलग pH के सॉल्यूशंस में उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब बातें लिपिड्स की करते हैं। लिपिड्स जनरली वाटर में इंसॉल्युबल रहते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। एक फैटी एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एक R ग्रुप से अटैच रहता है, और ये R ग्रुप हो सकता है एक मिथाइल CH3 या एक इथाइल C2H5 या फिर बहुत सारे CH2 के ग्रुप्स जिनमें 1 से लेकर और लगभग 19 कार्बन तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पाल्मेटिक एसिड जिसके पास 16 कार्बन हैं इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन, और अरैकिडोनिक एसिड जिसके पास लगभग 20 कार्बन्स हैं इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, दैट इज
विदाउट डबल बॉन्ड्स और अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं, दैट इज विद द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अब एक दूसरी तरह के सिंपल लिपिड के बारे में बात करें तो वो है ग्लिसरॉल, जिन्हें हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। और बहुत सारे लिपिड्स में तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड होते हैं। और अब ये मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। और अब मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से हम इन्हें फैट्स या ऑयल्स भी कह सकते हैं। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट अक्सर कम होता है, जिस कारण वो विंटर में भी ऑयल ही बने रहते हैं। तो क्या मार्केट में से अब आप एक फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये अक्सर सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और लेसिथिन इसी का एक उदाहरण है। कुछ टिश्यूज के पास और अक्सर न्यूरल टिश्यूज के पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स देखी जा सकती हैं। और इनके कुछ उदाहरण हैं नाइट्रोजन बेसेस जैसे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमाइन। और जब ये नाइट्रोजन बेसेस किसी शुगर के साथ अटैच रहते हैं तो ऐसे में इन्हें न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। और अगर शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी एस्टरिफाइड हो तो उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन या सिटिडाइन, ये सभी न्यूक्लियोसाइड्स के उदाहरण हैं। और एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड या सिटिडिलिक एसिड, ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स के उदाहरण हैं। और अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए और आरएनए की बात करें तो इनमें केवल न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और आपको बता दूं कि डीएनए और आरएनए दे फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अगर हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही एक्साइटिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो ये डील करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से छोटे बड़े हजारों केमिकल कंपाउंड्स के एक्सट्रैक्शन से, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने से और अगर पॉसिबल हो तो उनका सिंथेसिस करने से। अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनानी पड़े तो उस लिस्ट में हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एटसेट्रा। और उन रीजंस के कारण जिनके बारे में हम सेक्शन 9.10 में डिस्कस करेंगे, हम इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। और एक एनिमल टिश्यू के अंदर हमें वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो फिगर 9.1 में दर्शाए गए हैं। इन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम एक प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी हजारों और भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स या फिर स्पाइसेस। इन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जहां प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का होस्ट की बॉडी में एक आइडेंटिफाइबल फंक्शन होता है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के होस्ट की बॉडी में रोल को हम अब तक सही से समझ नहीं पाए हैं। हालांकि अगर हम ह्यूमन वेलफेयर की दृष्टि से देखें तो इनमें से बहुत सारे हमारे काम के हैं जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स और पिगमेंट्स। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है जिसके बारे में हम आगे के अध्यायों में बात करेंगे।
तो अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो उन सभी में अगर कुछ कॉमन है तो वो ये है कि इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डेल्टन्स के बीच में है। अब अगर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। और इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर लिपिड्स को छोड़ दें तो बाकी सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन या उससे अधिक है। और इसी कारण हमने बायोमॉलिक्यूल्स को, जिनका मतलब होता है वो केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा है। पहले तो वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम है, जिन्हें हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या सिंपल सी भाषा में बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और दूसरे वो जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं और इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। लिपिड्स को छोड़कर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाने वाले सभी मॉलिक्यूल्स पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लिपिड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से अधिक नहीं है, वो क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा हैं? बेशक लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेकिन लिपिड्स केवल फ्री फॉर्म में ही प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि बहुत सी मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में। जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो एक तरह से हम उसके सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन्स टूटकर पीसेस में बिखर जाती हैं और वेसिकल्स फॉर्म करती हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। और इसी इनसॉल्युबिलिटी के कारण ये वेसिकल्स एसिड इनसॉल्युबल पूल में छन जाती हैं और मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन लिपिड्स स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं हैं। अगर रफली बात करें तो एसिड सॉल्युबल पूल एक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म में मौजूद मैक्रोमॉलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा बन जाते हैं और ये दोनों साथ मिलकर एक ऑर्गेनिज्म के इंटायर केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब अगर हम समरी में लिविंग टिश्यूज में मौजूद सारे केमिकल्स को ज़्यादा से कम की तरफ अरेंज करें तो हम पाएंगे कि लिविंग टिश्यूज में सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल है, जी हाँ, पानी। और ज़्यादा रेफरेंस के लिए आप टेबल 9.4 रेफर कर सकते हैं, जहां एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रोटीन्स के बारे में समझते हैं। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा लिंक्ड हैं। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में दी गई ये इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आप समझेंगे कि कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इनका हमारी डाइट में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इनका इम्पोर्टेंट सोर्स हैं डाइटरी प्रोटीन्स। तो इस प्रकार अमाइनो एसिड्स एसेंशियल या नॉन एसेंशियल हो सकती हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होती हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद अंदर बनाती हैं और इनका हमारी डाइट में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स बहुत से काम करती हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पहुंचाती हैं, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करती हैं, कुछ हार्मोन्स भी हैं तो कुछ एंजाइम्स भी हैं। अब अगर सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन की बात करें तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है कोलाजन। वहीं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या फिर रुबिस्को इस पूरे बायोस्फीयर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है।
अब आगे बढ़ते हैं और अब पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं। एसिड इंसॉल्युबल पैलेट में एक दूसरी क्लास के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स या आम भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स एक लॉन्ग चेन है शुगर्स के। ये एक लंबे धागे जैसे हैं जिनमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर के एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। उदाहरण के लिए सेलुलोज, जो एक पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है जिसमें केवल एक ही तरह का मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, वो है ग्लूकोज। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। इसी का एक वेरिएंट है स्टार्च, जो प्लांट टिश्यूज में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। एनिमल्स में इसका वेरिएंट ग्लाइकोजन है। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। एक पॉलीसैकेराइड चेन में, उदाहरण के लिए ग्लाइकोजन में, राइट एंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं और लेफ्ट एंड को हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। इसके पास ब्रांचेस होती हैं जो आप फिगर 9.2 में देख सकते हैं। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। इनफैक्ट स्टार्च I2 मॉलिक्यूल्स को अपने हेलिकल पोजीशन में होल्ड कर सकती हैं। स्टार्च I2 ब्लू कलर का होता है, लेकिन सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं होते, जिस कारण वो I2 को होल्ड नहीं कर पाती। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। जो पेपर प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर से बनता है वो सेलुलोजिक होता है। नेचर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं और इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो शुगर्स, जो केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोसमाइन, एन असिटाइल गैलेक्टोसमाइन एटसेट्रा। अगर आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से बना होता है जिसे हम काइटिन के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोबारा बता दूं कि मैं हूं आशीष और आप ये ऑडियो सुन रहे हैं मेरे चैनल देसी बायोलॉजिस्ट पर। अब भैया बात कुछ ऐसी है कि इस जगत में कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो मेरी ऑडियो को खुद के चैनल पर पोस्ट करके उन्हें अपना बताकर खुद को प्रमोट करते हैं। भैया दिक्कत वाली बात यह है कि इन ऑडियोज़ को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और अगर आपकी मेहनत को कोई अपना बताएं और आपको क्रेडिट भी ना दें तो बड़ा बेकार लगता है। तो इसी कारण मुझे अपना नाम लेने की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको असुविधा हुई तो उसके लिए खेद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया लिविंग टिश्यू के एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो दूसरे तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिलते हैं वो हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के साथ मिलकर ये एक सेल या लिविंग टिश्यू के ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन को कंस्टिट्यूट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और एक न्यूक्लियोटाइड के 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एक मोनोसैकेराइड और तीसरा एक फॉस्फोरिक एसिड या फिर एक फॉस्फेट। जैसा कि आप फिगर 9.1 में देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और कुछ नहीं बल्कि नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और जिनके नाम हैं एडिनाइन, ग्वानाइन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमाइन। अगर बात एडेनिन और ग्वानाइन की करें तो ये सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं और बचे हुए सारे सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडिन्स हैं। इन स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स को ही हम रेस्पेक्टिवली प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पर पाई जाने वाली शुगर या तो राइबोज होती हैं या डीऑक्सीराइबोज होती हैं। जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं, और जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होती है उसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझते हैं। तो जैसा हमने पहले बात की थी कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की स्ट्रिंग्स से बनी हेट्रोपॉलीमर्स होती हैं। अब हम अगर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग निकलता है। उदाहरण के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक सीमित रहता है, जैसे NaCl, MgCl2 एटसेट्रा। अगर बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जाए तो यहाँ 2 डायमेंशनल व्यू में स्ट्रक्चर को दर्शाया जाता है, जैसे बेंजीन या फिर नैप्थलीन। और अब अगर बात फिजिक्स की करें तो यहाँ 3 डायमेंशनल व्यू में स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और एक बायोलॉजिस्ट एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पर दर्शाता है। अब अगर हम प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हम अमाइनो एसिड्स की पोजिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। हम प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन करते हैं, जिसका लेफ्ट एंड फर्स्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और राइट एंड लास्ट अमाइनो एसिड को। पहली अमाइनो एसिड को हम N टर्मिनल अमाइनो एसिड और लास्ट अमाइनो एसिड को हम C टर्मिनल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। एक प्रोटीन का धागा एक लंबी रॉड जैसा एक्सटेंडेड नहीं होता, बल्कि इसमें घुमावदार सीढ़ियों के जैसे कई फोल्ड्स हो सकते हैं और ये फोल्ड्स मिलकर के एक हेलिक्स को फॉर्म करते हैं। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी प्रोटीन्स हेलिसेस के फॉर्म में अरेंज होती हैं, लेकिन प्रोटीन का कुछ पोर्शन हेलिसेस के फॉर्म में अरेंज ज़रूर होता है। हमें प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। प्रोटीन्स में दूसरे रीजन्स भी फोल्डेड होते हैं और ये जिस तरीके से फोल्डेड होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और आगे जाकर एक हॉलो वुलन बॉल जैसे प्रोटीन की चेन खुद पर ही फोल्ड हो जाती है और टर्शरी स्ट्रक्चर को राइज करती है। और इसी के साथ टर्शरी स्ट्रक्चर हमें प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल व्यू भी देता है। आपको बता दें कि बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रोटीन्स एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स की एसोसिएशन है, और जिस मैनर में ये पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज होती हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि एक लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पेयर्स या फिर वही स्पेयर्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब या फिर प्लेट या फिर एटसेट्रा, ये प्रोटीन का एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब अगर हम इसके एक उदाहरण की बात करें तो अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के पास 4 सब यूनिट्स होती हैं, जिनमें से 2 आइडेंटिकल होती हैं और इन्हें हम अल्फा सब यूनिट्स कहते हैं। बची हुई 2 ये भी आइडेंटिकल होती हैं और इन्हें बीटा सब यूनिट्स कहा जाता है। और अल्फ़ा और बीटा ये दोनों सब यूनिट्स मिलकर अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB को कंस्टिट्यूट करती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर समझते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड में या एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक रहती हैं, और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब किसी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप दूसरी अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर का एलिमिनेशन होता है। अब अगर एक पॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा लिंक रहते हैं। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन भी डिहाइड्रेशन के कारण होता है, और ये बॉन्ड 2 एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स के 2 कार्बन एटम्स के बीच फॉर्म होती हैं। अब अगर एक न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यहाँ एक फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन एंड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन एंड से लिंक करता है, और फॉस्फेट
और शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच की बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। और क्योंकि ऐसी एस्टर बॉन्ड्स दोनों तरफ होती हैं, इन्हें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को एग्जिबिट करती हैं, और ऐसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर का उदाहरण है वॉटसन और क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए का मॉडल, जो कहता है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसके दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, अर्थात दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रन करते हैं। अगर बैकबोन की बात की जाए तो ये फॉर्म होती हैं शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से। नाइट्रोजनस बेसिस इस बैकबोन के लगभग परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ फेस करते हैं। एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट ए और जी कंपल्सरीली दूसरे स्ट्रैंड के टी और सी से पेयर करते हैं, और यही बात दूसरे स्ट्रैंड के लिए भी लागू है। ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं और जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। हर स्ट्रैंड एक हेलिकल स्टेयरकेस के रूप में नजर आता है, जिसका हर एक एसेंट स्टेप एक बेस पेयर रिप्रेजेंट करता है। हर एसेंट स्टेप पर स्ट्रैंड 36 डिग्री का एक टर्न लेता है, और एक हेलिकल स्ट्रैंड के फुल टर्न में 10 स्टेप्स होते हैं या फिर 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर आप डीएनए का एक लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पिच होगी 34 एंगस्ट्रॉम की, और राइस पर बेस पेयर होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का। अब आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरह के डीएनए की हमने बात की है, इसे बी डीएनए का नाम दिया गया है, और हायर क्लासेस में आप जानेंगे कि ऐसे डीएनए के कई और भी स्ट्रक्चर्स हैं, और उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम से नामकरण दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो भाई अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो ये है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उदाहरण के लिए एक सिंपल बैक्टीरिया या फिर एक प्रोटोजोअन या एक प्लांट या फिर एक एनिमल को ले लीजिए, तो इन सभी में हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स कह लीजिए एक सर्टेन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। और इन सभी के बीच अब एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो वो ये थी कि इन सभी बायोमोलिक्यूल्स का टर्नओवर होता है, अर्थात ये सभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। मतलब एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में बदलता रहता है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बायोमोलिक्यूल्स का बनना और टूटना चलता रहता है, और इन्हीं सारे केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम इन्हें मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं। हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एक बायोमोलिक्यूल का दूसरे बायोमोलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब अगर ऐसे ही मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स में से CO2 को निकालना, जिससे अमाइनो एसिड एक अमाइन में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एक न्यूक्लियोटाइड बेस में से अमाइनो ग्रुप को निकाल देना, या फिर एक डाइसैकराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करना। और इस तरीके से हम हजारों ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि इनमें से अधिकतर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आइसोलेशन में नहीं होते हैं, बल्कि ये दूसरे रिएक्शन से लिंक्ड रहते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो हर मेटाबोलाइट एक दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, और इस पाथवे को मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है।
हम इन मेटाबॉलिक पाथवेज की तुलना एक बड़ी सिटी में ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से कर सकते हैं। ये पाथवेज लीनियर या सर्कुलर हो सकते हैं। ये पाथवेज एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस भी करते हैं, अर्थात यहाँ ट्रैफिक जंक्शंस होते हैं। एक मेटाबॉलिक पाथवे में मेटाबोलाइट्स का फ्लो बिल्कुल ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह एक डेफिनाइट रेट और डेफिनाइट डायरेक्शन में होता है, और इस मेटाबोलाइट के फ्लो को हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब अगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में अगर बात करें तो वो ये है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मेटाबोलाइट्स का फ्लो बहुत स्मूथली होता है और इसमें कोई भी गलती नहीं होती। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिविंग रिएक्शंस में या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सारे केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज होते हैं। एक लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस जैसे एक CO2 गैस का पानी में डिसॉल्व होना, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, तो लिविंग सिस्टम के अंदर ये भी एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है। कैटलिस्ट जो एक मेटाबॉलिक कन्वर्जन की रेट को इंक्रीज करते हैं, ये भी प्रोटीन्स होते हैं। और ऐसी प्रोटीन्स जिनके पास कैटालिटिक पावर होती है, इन्हें हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर एक सिंपल स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, या फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो पहले वाले केस में जहाँ सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी थी, उसे हम एक बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर एक एनाबॉलिक पाथवे कहेंगे, और दूसरे पाथवे में जहाँ डिग्रेडेशन हुआ था उसे हम कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। एनाबॉलिक पाथवेज में, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में असेंबल करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरे हाथ की तरफ कैटाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी रिलीज होती है। उदाहरण के लिए जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में डिग्रेड होता है हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो एनर्जी का लिबरेशन होता है। ये मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स में होता है और इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इस लिबरेटेड एनर्जी को केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में ट्रैप करना सीख लिया है, और वे इस बॉन्ड एनर्जी को कभी भी बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक या मैकेनिकल काम में ले सकते हैं। अगर लिविंग सिस्टम्स में मौजूद हम सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या ATP। तो ये सारी बातें सुनकर अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं, या ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें इवॉल्व की हैं, या फिर वो अपनी एनर्जी को कैसे और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, या फिर वो इस एनर्जी को कैसे वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, जहां आप सब डिसिप्लिन बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ये सारी बातों का अध्ययन करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं द लिविंग स्टेट के बारे में। तो इस लेवल पर अब आपको समझना होगा कि एक लिविंग बॉडी के अंदर हजारों लाखों केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं,
जिन्हें हम दूसरी भाषा में मेटाबोलाइट्स भी कह सकते हैं। और इनका कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। उदाहरण के लिए हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 4.5 से 5.0 मिलीमोल्स तक रहता है। और वहीं अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये नैनोग्राम्स पर ml हो सकते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो वो यही है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है, जिसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। सभी बायोमॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहते हैं। और अब आपको पता होगा कि कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली इक्विलिब्रियम को रीच करने की कोशिश करती है, लेकिन लिविंग स्टेट या स्टेडी स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। आपको याद आ रहा होगा कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है, जिस कारण वो इक्विलिब्रियम को रीच करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ आया होगा कि लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है और लिविंग प्रोसेस एक कांस्टेंट एफर्ट है टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, और इसे अचीव किया जाता है बाय एनर्जी इनपुट। मेटाबॉलिज्म इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिमस है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बिना कोई लिविंग स्टेट संभव नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एंजाइम्स के बारे में समझते हैं। लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। हालांकि कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करती हैं और इन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। हम एंजाइम्स को एक लाइन डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं, और किसी भी एंजाइम के पास बिल्कुल प्रोटीन ही की तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अर्थात इसमें अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती हैं। और ठीक किसी प्रोटीन की तरह ही यहाँ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। अगर आप किसी एंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ प्रोटीन की चेन आपस में फोल्डेड होती है और ये क्रिस क्रॉसेस का फॉर्मेशन करती है, जिस कारण यहाँ अनेक क्रेवाइसिस या पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है। और ऐसी ही एक पॉकेट को हम उस एंजाइम का एक्टिव साइट कहते हैं। एक एंजाइम की एक्टिव साइट या क्रेवाइस या पॉकेट्स वो जगह होती हैं जहाँ सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और ये एक्टिव साइट्स ही हैं जिनकी मदद से एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं और इसकी स्पीड को बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आप एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट समझने की भूल कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी असमानताएं हैं। और ऐसी ही एक असमानता जिसका जिक्र करना ज़रूरी है वो ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर एफिशिएंटली काम करते हैं, किंतु हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर एक ऑर्गेनिक एंजाइम डिग्रेड हो जाती है। लेकिन जिन एंजाइम्स को हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो नेचुरली हाई टेम्परेचर में निवास करते हैं, जैसे हॉट वेंट्स या फिर सल्फर स्प्रिंग्स में, तो उनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर में भी, जैसे 80 से 90 डिग्री सेल्सियस में भी अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन रखती है। तो इस प्रकार थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स की एंजाइम की ये थर्मल स्टेबिलिटी ही है जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम एंजाइम्स को और बेहतरीन तरीके से कैसे समझें। लेकिन ये समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन क्या है
ये ढंग से समझना होगा। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल कंपाउंड में दो तरह से चेंजेस आते हैं। पहला, एक फिजिकल चेंज जो रेफर करता है सिंपली चेंज इन शेप से, और इसमें कोई भी बॉन्ड्स का टूटना या फिर कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, और ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। अगर हम दूसरी फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो ये है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। उदाहरण के लिए, जब आइस पानी में मेल्ट हो जाती है और फिर पानी वाटर वेपर बन जाता है, तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब किसी ट्रांसफॉर्मेशन में बॉन्ड्स का टूटना होता है या फिर नई बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको केमिकल रिएक्शन सही से समझ आया होगा। अब इसके कुछ उदाहरण की बात करते हैं। BaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2H2O। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। और उसी तरीके से स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस इनटू ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की रेट डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम पर, और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो तो हम रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की रेट टेम्परेचर और अन्य फैक्टर्स के कारण इन्फ्लुएंस होती है, और एक जनरल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज अगर किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसके अनुरूप रिएक्शन की रेट या तो डबल हो जाती है या आधी रह जाती है। अब अगर कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की बात करें तो ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस के मुकाबले काफ़ी अधिक रेट से प्रोसीड करते हैं। जब एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करती है तो उसकी स्पीड को काफ़ी गुना बढ़ा देती है, और सेम रिएक्शन को अगर हम अनकैटेलाइज से कंपेयर करें तो कैटेलाइज रिएक्शन की स्पीड काफ़ी गुना अधिक होती है। उदाहरण के लिए CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम गिव्स H2CO3 या फिर कार्बोनिक एसिड। अगर इस उदाहरण की बात करें तो किसी एंजाइम की गैर अनुपस्थिति में ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, और यहाँ प्रति घंटे कार्बोनिक एसिड के केवल 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। लेकिन सेम रिएक्शन में अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का यूज़ करें तो इस रिएक्शन की स्पीड ड्रामेटिकली कई गुना बढ़ जाती है, और यहाँ प्रति घंटे 200 मॉलिक्यूल्स के बजाय हर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार इस रिएक्शन की स्पीड को कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम लगभग 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देती है। तो अब तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि एंजाइम्स वाकई इनक्रेडिबल होती है। तो भैया इस जगत में हज़ारों तरह के एंजाइम्स हैं, और ये सभी यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करती हैं। एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में जहाँ हर स्टेप या तो एक ही एंजाइम से कैटेलाइज हो सकता है या फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम से कैटेलाइज हो सकता है, और इसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज गिव्स पायरुविक एसिड। तो असल में ये रिएक्शन एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस में 10 डिफरेंट एंजाइम से कैटेलाइज होकर अंत में पायरुविक एसिड बन जाता है। इन सभी के बारे में आप चैप्टर नंबर 14 में और गहनता से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि इसी मेटाबॉलिक पाथवे में हम एक या 2 स्टेप्स को ऐड करके एंड प्रोडक्ट को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी स्केलेटल मसल्स में नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस में जहाँ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वहीं एनारोबिक कंडीशंस के दौरान
सेम पाथवे में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेम पाथवे में अगर यीस्ट की बात करें तो यहाँ फर्मेंटेशन के दौरान एथेनॉल अर्थात अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्म होना पॉसिबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन, अर्थात एंजाइम्स इतनी स्पीड से केमिकल कन्वर्जन कैसे करती हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एंजाइम्स को थोड़ी और गहनता से समझना होगा। हम पहले ही एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे ध्यान में रखकर हमें आगे की बातें समझनी होगी। एक केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन को हम रिएक्शन कहते हैं। जिस केमिकल का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। और एंजाइम्स जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स होती हैं वो अपनी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं और इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं S gives P। हम आज ये समझ चुके हैं कि अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे सबसे पहले एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करना होगा। तो इस प्रकार एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। E जिसका मतलब होता है एंजाइम और S जो सबस्ट्रेट को दर्शाता है। और ये एक ट्रांजिएंट फिनोमेनन है, अर्थात ये परमानेंट नहीं है। और इस बाइंडिंग के दौरान सबस्ट्रेट के शेप में चेंजेस आते हैं और हम इस समय सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद जब एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट में बॉन्ड्स का तोड़ना या बनाना कंप्लीट हो जाता है तो सबस्ट्रेट वहाँ से प्रोडक्ट बनकर रिलीज हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के इस पाथवे में एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। और एक स्टेबल सबस्ट्रेट और एक स्टेबल प्रोडक्ट के बीच में ऐसे कई अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाले सभी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स अनस्टेबल होते हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये रिलेटेड है किसी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर की एनर्जी स्टेटस से। और इसी कारण जब हम इसे एक ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो चीज़ें कुछ इस तरह की नज़र आती हैं जैसा कि फिगर 9.6 में दर्शाया गया है। अगर हम y एक्सिस की बात करें तो ये किसी कंटेंट की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं x एक्सिस किसी सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ 2 चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। पहला S और P के बीच का एनर्जी डिफरेंस। अगर मान लो P की एनर्जी S से लोअर लेवल पर है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हमें यहाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भले ही कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, S को हमेशा एक बहुत हायर एनर्जी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना होता है। और सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करती है ताकि S से P का प्रोडक्शन या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत आसानी से हो सके। तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं
नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो अब एंजाइम एक्शन को और डिटेल में समझते हैं। तो हर एंजाइम के पास अपने मॉलिक्यूल में एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है जहां ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और अंत में एंजाइम और प्रोडक्ट में डिसोशिएट हो जाता है। गौर से समझना होगा कि ES कॉम्प्लेक्स सबसे पहले EP कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और फिर एक अनचेंज्ड एंजाइम और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। हम किसी एंजाइम की कैटालिटिक साइकिल को निम्न स्टेप से समझ सकते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है और उसमें फिट हो जाता है। उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम के शेप में चेंजेस इंड्यूस करता है ताकि वो उसके साथ और टाइटली बाइंड हो सके। इसके बाद अगले स्टेप में एंजाइम की एक्टिव साइट जो सबस्ट्रेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है वो सबस्ट्रेट में केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू करती है, जिससे एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का। और फिर अंत में एंजाइम प्रोडक्ट को खुद से अलग कर देती है और अनचेंज्ड एंजाइम किसी नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर और इस साइकिल को दोबारा से चलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब उन फैक्टर्स के बारे में समझते हैं जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक एंजाइम की एक्टिविटी उन कंडीशंस में अफेक्ट हो सकती है जहां उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा हो, जैसे कि टेम्परेचर, pH, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या फिर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, अर्थात उन स्पेसिफिक केमिकल्स का बाइंड हो जाना जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हों। तो चलिए अब इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं और अब एंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर और pH के रोल को और गहनता से समझते हैं। एंजाइम्स जनरली एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और pH में काम करती हैं। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर pH पर अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करती हैं, जिसे हम उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम pH कहते हैं। आपको बता दूं कि इस ऑप्टिमम लेवल से ऊपर या नीचे दोनों तरफ एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होती है। अगर लोअर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में चली जाती हैं, वहीं हाई टेम्परेचर में एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण एंजाइम्स में मौजूद प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एंजाइम एक्टिविटी में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के रोल को और अच्छे से समझते हैं। तो शुरुआती दौर में जब हम किसी मीडियम में सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है और धीरे धीरे रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर अपनी Vmax वैल्यू को अटेन कर लेता है। और अब आपको बता दूं कि Vmax अटेन करने के बाद रिएक्शन की स्पीड और अधिक नहीं बढ़ती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स की मात्रा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में कम होती है, और एक बार जब इनका सैचुरेशन हो जाता है तो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स नहीं बचते, जिस कारण रिएक्शन एक अपनी निर्धारित गति से अधिक नहीं बढ़ पाता। किसी एंजाइम की एक्टिविटी मीडियम में मौजूद ऐसे केमिकल से भी अफेक्ट होती है जो उससे बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है, और जब कभी ऐसा कोई केमिकल किसी एंजाइम की एक्टिविटी को कंप्लीटली बंद कर देता है तो हम ऐसी प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं, और ऐसे केमिकल को इनहिबिटर कहा जाता है। जब कभी कोई इनहिबिटर किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्लोजली रिसेंबल करता है
और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो ऐसे में हम उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने के कारण एंजाइम की बाइंडिंग साइट से बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट से compete करता है, जिस कारण से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाता और एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके एक उदाहरण की बात करें तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिशन मैलोनेट के द्वारा इसका सटीक उदाहरण है, जहां मैलोनेट उसके सबस्ट्रेट सक्सिनेट से क्लोजली रिसेंबल करता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अक्सर हमें बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हज़ारों एंजाइम डिस्कवर की जा चुकी हैं और उनमें से अधिकतर को डिफरेंट ग्रुप्स में भी क्लासिफाई किया जा चुका है। आपको बता दूं कि एंजाइम्स को वो कौन से रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है और हर एक क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस भी हैं जिन्हें एक 4 डिजिट नंबर से नाम दिया जाता है। तो अब पढ़ते हैं इन्हीं क्लासेस के बारे में और शुरुआत करते हैं पहली क्लास से, जिसका नाम है ऑक्सीडोरेडक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो दो सबस्ट्रेट्स के बीच में ऑक्सीडो रिडक्शन को कैटलाइज करती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं अगली क्लास के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसफेरेजेस। और ये वो एंजाइम्स हैं जो दो सबस्ट्रेट्स के बीच में किसी ग्रुप के ट्रांसफर को अदर देन हाइड्रोजन कैटलाइज करती हैं। अगली क्लासेस हैं हाइड्रोलेसिस, और ये वो एंजाइम्स हैं जो ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी हैलाइड या फिर पीएन बॉन्ड्स के हाइड्रोलाइसिस को कैटलाइज करती हैं। अगली क्लासेस हैं लाइसिस, और ये वो एंजाइम्स हैं जो किसी सबस्ट्रेट में से ग्रुप्स के रिमूवल को विद अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस कैटलाइज करती हैं, और इसी प्रोसेस में डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो अब बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ, जिसका नाम है आइसोमेरेजेस, और ये इंक्लूड करती हैं उन सभी एंजाइम्स को जो ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर्स के इंटरकन्वर्जन को कैटलाइज करती हैं। और अब अंत में आती हैं लाइगेजेस, और ये वो एंजाइम्स हैं जो दो कंपाउंड्स को एक साथ लिंक करने के रिएक्शंस या फिर दो बॉन्ड्स को ज्वाइन करने के रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोफैक्टर्स पर। वैसे तो एंजाइम में एक या सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहां एक एंजाइम के पास एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाता है। ऐसे इंस्टेंसेस में हम एंजाइम के प्रोटीन पोर्शन को एपो एंजाइम कहते हैं, और कोफैक्टर्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले ग्रुप में, जिसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, दूसरा कोएंजाइम्स और तीसरा मेटल आयंस में। तो चलिए अब इन सभी कोफैक्टर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और शुरुआत करते हैं पहले कोफैक्टर से, जिसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसी अपो एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, और इसी कारण ये और कोफैक्टर्स से अलग हैं। उदाहरण के लिए पेरोक्सीडेज और कैटलेज
जो कैटलाइज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आपको बता दूं, इनमें हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप और वो एंजाइम की एक्टिव साइट का एक अभिन्न अंग है। तो अब अगले कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो हैं कोएंजाइम्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका अपोएंजाइम के साथ एसोसिएशन ट्रांजिएंट होता है और ये केवल कैटालिसिस के दौरान ही अपोएंजाइम के साथ बाइंड रहते हैं। ये कई रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और अगर हम इनके इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो कई बार ये विटामिन से बने होते हैं। उदाहरण के लिए कोएंजाइम, निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड या फिर NAD या NADP के पास विटामिन नियासिन होती है। तो अब पढ़ते हैं अगले और अंतिम कोफैक्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल आयंस। कई एंजाइम्स को अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को करने के लिए मेटल आयंस की आवश्यकता पड़ती है। ये एक मेटल आयन की मदद से खुद को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं। एक मेटल आयन खुद को एक तरफ तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर प्रेजेंट साइड चेन्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से अटैच करता है और दूसरी तरफ खुद को सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच करता है। उदाहरण के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जिसमें जिंक एज अ कोफैक्टर काम करता है। और आपको बता दूं कि किसी एंजाइम में कोफैक्टर्स बहुत क्रूशियल और अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी एंजाइम में से कोफैक्टर निकाल दें तो उस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है और वो एंजाइम किसी काम की नहीं रहती। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अब आप और अच्छी तरीके से समझने लगे होंगे। आपको बता दूं कि इन ऑडियो लेक्चर्स को तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप मेरे इन लेक्चर्स का सदुपयोग करें और रेगुलरली और ढंग से इन्हें सुनते रहें तो मुझे लगता है एक दिन आपकी और मेरी मेहनत, हम दोनों की मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो अगर आपने ये ऑडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी सुनी है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ इमोजीज में से एक सुंदर सा स्टार मुझे ज़रूर भेजें। और मैं चाहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप कम से कम 10 स्टार मुझे ज़रूर भेजें। ध्यान रहें, अगर आपने ऑडियो को कहीं पर स्किप किया है या फिर आपको लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया तो मुझे स्टार्स बिल्कुल ना भेजें। मुझे ऐसे फीके रंग के स्टार्स की कतई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में किसी नए अध्याय के साथ और समझते हैं NCERT को उसी की भाषा में। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आशीष कुमार मीणा और आप मुझे सुन रहे थे मेरे चैनल देसी बायोलॉजिस्ट पर, जिसे अगर आपने फ़िलहाल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही वहाँ मौजूद घंटा भी दबा सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो 1 घंटी आपके फ़ोन में भी बजें। तो मिलते हैं जय राम जी की।